नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज भी एक पार्ट बी को देखते हैं। एपीओ जो 7% एलडीसी कोटा के लिए आयोजित किया गया था। 100 क्वेश्चन है इसके अंदर और 10 एडिशनल क्वेश्चन है जो राजभाषा से रिलेटेड है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को देख लिया था, 1 to 50 तक देख लिया था। सॉरी, इसके आगे हम जो देखेंगे वो 51 से देखेंगे। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है railwayexam.blogpost.com, इस लिंक पे इस सारे 110 क्वेश्चन को दे दिए गए हैं। तो आप वहाँ जाके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आई होप। अगर नहीं सॉल्व किया है या पहली दफ़ा आए हैं तो आप वहाँ जाकर सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखिए। ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, ताकि ये स्टैंडर्ड सवाल हैं और ये आए हुए सवाल हैं। तो इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है कि ये अच्छे सवाल हैं और ये आने लायक हैं। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे इसके अंदर हैं, तो आप जाएँ वहाँ सॉल्व करें। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी बजा दें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुरंत ही आपके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो सके, घंटी बज सके। तो अगर ये वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है तो उस पर आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए और हमें बताइए कि ये आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। ये वीडियो आपके लिए है, आपके लोगों के साथ से ही है, आपका चैनल है। आप इसमें सुधार करने के लिए कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू। चलिए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, रेल व्हील फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन। तो ये लहंका में है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ लोकेटेड हैं, उनके बारे में आपको देख लेना चाहिए। अगर आपने उस पर काम किया होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, फॉर एन इंटेंसिव वर्कर व्हाट इज डिफाइंड एज ए लॉग ऑन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपको डी, 8 आवर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म to be issued when minor penalty is to be imposed in a case where major penalty charge sheet was already issued। तो इसमें SF11C होता है, ठीक है। पहले जारी कर दिया गया था मेजर के लिए, फिर बाद में माइनर के लिए अगर हुआ है तो SFC को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, How many members from staff side are permitted in the national council। तो जो है वो 30 है, ठीक है। इसका सही आंसर यही है, 30 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, What is the quantum of reservation prescribed in recruitment for person with disabilities। तो जो इसका सही आंसर है आज की डेट के हिसाब से वो 4% है। पहले क्या 3% हुआ करता था। 1% जो है वो एसिड अटैक से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 यस, टू विच डिपार्टमेंट इन रेलवे डज IRCN इम्पार्ट ट्रेनिंग। तो जो इरिशन है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। व्हाट इज द निवारण एसोसिएटेड विथ NIVARAN। कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। ए, फाइनलाइजेशन ऑफ DR केसेस, बी, सेटलमेंट ऑफ पेंशन रिलेटेड इश्यूज, एंड सी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफर्स, डी, ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। ये निवारण है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इन DR इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ऑप्शन है सिविल प्रोसीजर कोड, पब्लिक बी है पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850 सॉरी, एंड सी इंडियन रेलवे एक्ट, एंड डी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो जो सही इसका आंसर होगा पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850, ठीक है, ये सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज द पीरियड ऑफ पैटर्निटी लीव एलिजिबल फॉर ए मेल एम्प्लॉय। तो 15 दिन मिलते हैं, ठीक है, 15 दिन 15 डेज मिलते हैं, और इसे 6 महीने के अंदर लेना होता है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू एन एम्प्लॉय कैन अवेल एट ए टाइम। तो एट ए टाइम जो होगा वो 90 डेज का होगा, ठीक है, और इंटायर सर्विस में 360 डेज होंगे। इन बिटवीन में आपको बताना चाहूँगी कि RB 64/2019 डेटेड 23 मार्च 2019, ये जो मैंने RB नंबर 64 बताया 2019 का, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो ये मेरा एडवाइस होगा कि RB 64/2019 ज़रूर पढ़ें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा लीव्स रिलेटेड सवालों को जवाब देने के लिए। जैसे कि अभी माइनर बच्चे के लिए जो CCL है उनको 22 से डिलीट कर दिया गया, किसी भी एज का होगा ऐसा इसके अंदर बताया गया है, तो आपको उस नॉलेज के हिसाब से अच्छा रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडियन रेलवे। तो जो क्रीस है ना वो ऑटोनोमस बॉडी है। सीधे सीधे सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। बाकी सब जैसे RDSO में डायरेक्टर होते हैं वगैरह, तो RDSO लखनऊ में है, आपको मैं बता दूं, तो वो थोड़ा ही है, एकदम सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज इज कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है। तो ये सवाल थोड़ा अलग है। Which among the following categories is covered under the reservation of a person with disabilities? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है कैंसर पेशेंट्स, बी है पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, एंड सी पर्सन विथ कॉन्जेंटियल हार्ट डिजीज, एंड डी पर्सन विथ स्टेमरिंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज को दिया जाता है, तो इट्स बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू हियर ए रीट पिटीशन। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। ये आर्टिकल 32 जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि उसमें नन ऑफ द अबव दिया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत दिया जाता है, और अगर हाई कोर्ट का है तो फिर वो 226, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी पर्सन कैन फाइल ए रीट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग टू प्रोटेक्ट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 32 कहता है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। वेयर इज रेल कोच फैक्ट्री RCF सिचुएटेड? इट इज कपूरथला, आई थिंक, राइट, कपूरथला, हाँ, 100% श्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंपनसेटेड अलाउंस अप्लाई टू? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं पहले 65 का। वॉलंटरी रिटायर्ड एम्प्लॉइज, बी एम्प्लॉइज अवेटिंग कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, सी एम्प्लॉइज डिस्चार्ज ड्यू टू मेडिकल रीजंस, एंड डी एम्प्लॉइज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो ये कह रहा है कि कंपनसेटेड अलाउंस किसको अप्लाई होगा, ठीक है।
तो जो अलाउंस अप्लाई होगा वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस को होता है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66. Which among the following is the latest initiative in the personal sector of Indian Railway? तो अभी इनिशिएटिव क्या लिया गया है? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो मेरे ख्याल से बड़ौदा डिवीज़न का था, उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन HRMS। तो जो जिसकी ये बात करें पर्सनल सेक्टर यानी कि कार्मिक विभाग से, तो HRMS इनिशिएटिव लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल जारी कर दिए गए हैं। हाँ, मेरे हिसाब से अगर ये 6ठा या 7वां की कोई वीडियो देख रहा है या फिर जबलपुर के कुछ HRMS के जो साथी हैं, अगर उनको कोई और मॉड्यूल के बारे में पता चलता है या फिर और भी जो HRMS में काम करें और उनको लगता है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट उस मॉड्यूल को बता सकते हैं कि भाई 20-21 मॉड्यूल, क्योंकि ऑल इंडिया पे तो अलग अलग सेक्टर में किए गए हैं, पर इंडियन रेलवे के हिसाब से जो है वो 5 मॉड्यूल को जारी किया गया है, जिसका जिक्र मैंने उस वीडियो के अंदर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट सिचुएटेड? तो ये जो है वो नई दिल्ली में ही है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है 67। 68 में चलते हैं। प्रोविजन टू रिमूव और डिसमिस एन एम्प्लॉय विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी इज granted by which section of the DR? It is 14(2). ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, चाहे OS के हों या फिर सीनियर क्लर्क के हों, तो ये सवाल आते रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69. If a railway employee in a period of 12-hour working has one period of inaction of not less than 1 hour or a 2 such period or no less than half an hour each, then what is his job classified as? तो जो सही आंसर होगा ये सी आंसर होगा, एसेंशियली इंटरमिटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ RDSO सिचुएशन? तो अभी हमने बात किया था RDSO जो है वो डायरेक्टर के अंदर में आता है और ये लखनऊ में है। ठीक है, कौन बताएगा? रेलवे बोर्ड RDSO के डायरेक्टर होते हैं, उनको किस लेवल के मेटल पास दिए जाते हैं? कौन सा मेटल पास दिया जाता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि RDSO के जो हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो कौन से मेटल पास को होल्ड करते हैं। ठीक है, और उनको अगर उसकी वो गुम हो जाए तो उनको कितने पैसे भरने पड़ेंगे रेलवे को? ठीक, आप बताइए, फिर हम अगले डिस्कशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71. इन्वेस्टिगेशन ऑफ एरियर क्लेम्स ₹1 लाख विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years कैन बी सैंक्शनड बाय विच अप्रोप्रिएट अथॉरिटी? तो जो इसका सही आंसर होगा ना, वो मेरे हिसाब से GM होना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से GM आंसर है। ठीक है, 3 साल हो जाने की वजह से। इसका एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि आप जब पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप SOP एस्टेब्लिशमेंट को जरूर एक बार देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। स्टाफ in level 1 can go on mutual transfer to a post of a cadre of another division or unit even if it is not a corresponding cadre. How true is this? तो यहाँ पे जो है वो बताते हैं।
तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है नॉट ट्रू, बी ट्रू इन इज वैकेंसी अवेलेबल, एंड सी ट्रू इफ मेडिकल क्लासिफिकेशन अलाउज, एंड डी ट्रू इफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एग्री। तो जो इसका आंसर होगा ट्रू इफ मेडिकल क्लासिफिकेशन अलाउज। दोनों के क्लासिफिकेशन जो होंगे ना मेडिकल स्टैंडर्ड, वो सही होने चाहिए। तो आप किसी भी एग्जाम को जा रहे हैं, आप जरूर देखें कि एएसएम के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हैं, टीसी के क्या हैं, या फिर दूसरे और भी पोस्ट हैं जैसे क्लर्कल स्टाफ के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हैं। और एग्जाम जाने से पहले ये ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, 2-3 मैंने बताया जैसे, तो उसी में से एक है, जरूर देखिए। आते हैं इससे क्वेश्चन। Question number 73. Which of the following allowance are exempted from attachment due to court order? Option A, traveling allowance, B, house rent allowance, C, children's education allowance, and all of the above. तो जो आंसर होगा all of the above होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं हम। For grant of educational allowances, allowance grant of tuition fee is fee incurred exclude which of the following? फिर से सवाल को पढ़ते हैं, सॉरी। For grant of educational allowance, grant of tuition fee incurred exclude which of the following? A, admission fee, B, extra curricular activities, and C, library fee, and D, all of the above. तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। What question number 75? What kind of pay is that which a railway servant would be entitled if he held the post substantively and were performing its duties? A, personal pay, B, presumptive pay, and C, special pay, and D, now none of the above. तो जो सही आंसर है presumptive पे B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है which of the following is will affect the next increment date of the employee? तो जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। A, period of suspension, B, period of leave without pay, and C, period of extraordinary leave, and D, all of the above. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर के सभी हैं वो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। Which among the following is a compulsory deduction from an employee's salary? A, railway club subscription, B, railway school fees, C, house rent and alleged charges. House rent and alleged charges, and D, recovery of advance from PF. तो जो सही आंसर होगा हाउस एंड एलिज चार्जेस आर कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 78. Under which classified head does the earnings from commercial publicity, catering, sales proceeds, interest, maintenance charges on a siding etc are included? तो ये सवाल जो मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो मैंने उसको बताया है, इसको मैंने बताया था कमर्शियल के क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व करने के दौरान। तो इसका आंसर जो होगा वो सही होगा बी, सनड्राई अर्निंग्स। इसके डिफिनेशन को भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 79 है अंडर विच डिमांड डज एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर स्टाफ वेलफेयर कम्स? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिमांड 16, ठीक है।
मुझे थोड़ा शक है, डिमांड 16 नहीं होना चाहिए, डिमांड 11 होना चाहिए, जे के अंदर में आता है। ठीक है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं इस सवाल के जवाब को रिवाइज किया है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है। सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूँ। अंडर विच डिमांड डज एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर स्टाफ वेलफेयर कम्स अंडर। तो डिमांड नंबर 11 मुझे ये लग रहा है। ठीक है, चलिए ये सही रहेगा और सही है भी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एडिशनल चार्जेस अलाउंस। तो आंसर जो है वो हम देखेंगे ऑप्शन के आधार पे। द पीरियड शुड बी ओवर 45 days at a stretch, and B, the maximum period in 6 months, and C, the two posts are independent for each other, and D, all of the above। तो एडिशनल चार्जेस अलाउंसेस के लिए जो कंडीशन चाहिए वो अबव सभी हैं, तो इस हिसाब से इसका डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, लुक एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कैंसर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। ए, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्रीमा फेशिया मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। बी, नो ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शन शुड बी passed in one's own advantage, and C, A and B, and D is A only। तो जो मुझे जो सही लगता है वो ये है बी नंबर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डियरनेस अलाउंस इज नॉट एलिजिबल। ऑप्शन ए, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, बी, पीरियड ऑफ स्टडी लीव, एंड सी, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो होगा वो ये होगा, नन ऑफ द अबव, सब में मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग रीअप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट अंडर विच डिमांड इज नॉट परमिटेड। तो डिमांड 16 के अंदर ये रीअप्रोप्रिएशन का नहीं है ऑप्शन। ठीक है, उसके अंदर अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 84, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन प्रोविडेंट फंड। तो जो ये ऑप्शन है आज की डेट की फरवरी 2021 के हिसाब से इसको हम मॉडिफाई करते हैं और इसको आंसर को बनाते हैं इसके हिसाब से ये। ठीक है, ये हमने मॉडिफाई किया और आंसर को बना दिया ये 7.1 के हिसाब से। अब ये जो है ये कब से लागू है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक है। और इसके लिए जो आरबी का इस्तेमाल किया गया है वो आरबी 02/2021। ठीक है, तो ये इसका सही है RBE नंबर। ठीक है, इसके हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया। तो ये अगर अब आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम करेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हैं तो फिर आप इस दौरान जो नया आरबी आया होगा उसको रेलवे बोर्ड के लेटर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर वाशिंग अलाउंस। तो ऑप्शन देखते हैं। ये है पैरा मेडिकल स्टाफ ऑफ रेलवे हॉस्पिटल्स, बी, टीचर इन रेलवे स्कूल, सी, स्टाफ कार ड्राइवर्स, एंड डी, AC कोच अटेंडेंट। तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मुझे टीचर का लगता है, टीचर इन रेलवे स्कूल। ठीक है, यही होना चाहिए 85 का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। तो इसका सही आंसर 17% होगा। अब सवाल ये उठता है कि 17% क्यों होगा।
तो जो कोरोना महामारी है उसके दौरान डीए को फ्रीजिंग कर दी गई थी। तो आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ ए डीए एग्जिस्टिंग रेट टिल जुलाई 2021 तक, तो एक्चुअली इसको बढ़ा दिया गया था, 21% कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे बैक कर लिया और इसके लिए कोई एरियर भी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बात है। तो चलिए हम इस सवाल का जवाब देते हैं। हम किसी विवाद में ना पड़ते हुए हम अपने काम पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। इनको मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक है। तो 17% होंगे, ठीक है। जुलाई 2021 के बाद देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। विथ इन व्हाट पीरियड ए ड्राफ्ट पैरा इज टू बी डिस्पोज्ड। तो जो सही लगता है वो यहाँ पे लगता है 1 वीक। वैसे ये बात इसके अंदर एक दो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ड्राफ्ट पैरा है इसको जो है रिप्लाई करना होता है। तो जोनल लेवल पे जो होते हैं वो 6 हफ्ते के लिए होते हैं और फिर 2 हफ्ते का और होता है, तो 8 हफ्ते को हो गए। लेकिन यहाँ डिस्पोज करने के बारे में बात कर रहा है तो ये 1 वीक होगा। एक और बात बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पैरा जो है ना, ये कुछ लोग बताते हैं कि जीएम इशू करते हैं, पर जीएम इसको रिप्लाई करते हैं क्योंकि ऑडिट डिपार्टमेंट का जो चीफ ऑडिटर होता है वो ऑब्जेक्शन लेता है और ये इसको बनाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होता है क्योंकि इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। और फिर अगर ये कहीं भी सॉल्व नहीं होती हैं तो ये जो कैग होता है वो पार्लियामेंट में इसको पेश करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट रिव्यू व्हेन इज द फाइनल मॉडिफिकेशन डन एवरी ईयर। तो ये फरवरी में होता है। लेकिन यहाँ पे जो जानने वाली बात है, क्योंकि अभी तो फरवरी 1 को ही बजट हो जाता है, ठीक है। तो नया अपडेट क्या है ये मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। फॉर ए ट्रांसफर इन्वॉल्विंग मोर देन 20 किलोमीटर्स व्हाट इज द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एलिजिबल। तो जो सही आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, 80% ऑफ द बेसिक। मैंने किसी एग्ज़ाम में सॉल्व किया था कि 100% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से 18% ऑफ द बेसिक सही होगा। और उस दौरान जो मैंने सॉल्व किया था वो एडमिनिस्ट्रेशन के सोल्यूशन के आधार पे सॉल्व किया था, तो उन्होंने उसको रोल बैक ले लिया है और जो मॉडिफाई किया है आंसर को वो 80% ऑफ द बेसिक है, ठीक है। ये MMCT का क्वेश्चन था ओएस का। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे 10 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। amongst the following categories who are not eligible for night duty allowance। तो जो सही आंसर है वो एक्सक्लूडेड है, सीधी सी और सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है। व्हाट डज प्राइम स्टैंड फॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पे रिलेटेड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो पे रिलेटेड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जो है वो ऑप्शन सी में है। कुछ चीज़ों को डायरेक्ट याद कर लेना उचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड सिंस 2008। ये जो है 2008 की बातें कर रहा है। हम 2016 में भी हमारे कुछ अलाउंसेस डिसकंटिन्यू किए गए हैं, ठीक है। लेकिन 2008 के हिसाब से CCA को डिसकंटिन्यू किया गया था। तो जो सही आंसर होगा सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, तो इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। तो अभी जो कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2016 से लेके जो 17 में ये थे डिसकंटिन्यू किए गए थे उनका RB नंबर आप देख लें। चलिए अगर इसमें होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके उसका RB नंबर मुझे याद नहीं है तो मैं आपको दे दूँगा।
क्वेश्चन नंबर 93 है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल डिडक्शन फ्रॉम एन एम्प्लॉय सैलरी। तो ऑप्शन है ए contribution to group insurance scheme, B recovery of advance for vehicles, and C recovery of a loan from cooperative society, and D is all of the above। तो जो इसका सही आंसर है वो है रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका आंसर सही, इसका आंसर होना चाहिए ये सी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 94 पे जाते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर रोल ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ए रेलवे एम्प्लॉय हैज टू बी ट्रेवल बियॉन्ड द प्लेस ऑफ वर्क। इट्स 8 किलोमीटर। राइट आंसर। ओके, नाउ गो टू 95। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रेवल अलाउंस। इट्स 60 days। D answer। Question number 96। What is the maximum amount that can be availed for purchase of motorcycle and scooter in railways? It's 3 lakhs I think। देखते हैं, आप बताइए, मुझे तो 3 लाख लग रहा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए सही है गलत, कम से कम यस या नो तो कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 है व्हाट इज द न्यू एंट्रेंट इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। तो जो है ऑप्शन देखते हैं, बाय ऑप्शन, बी विदाउट ऑप्शन, एंड सी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस, एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसके अंदर है आंसर होगा विदाउट ऑप्शन है, क्योंकि ये लेना ही है, इसको आप समझो। मेरे हिसाब से ये विदाउट ऑप्शन ही, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास कि हम इससे बाहर निकल सकें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 98 को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स हैव द पीपीओ। तो ये 12 डिजिट का होता है। इसको तो जो पीपीओ है, पीपीओ नंबर 12 डिजिट के होते हैं। पीपीओ एक्चुअली होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। व्हाट इज द टर्म अर्पण रिलेटेड टू इन रेलवे। तो ऑप्शन है ग्रीवेंस रिड्रेसल, नहीं है, चलो ठीक है। बी स्टाफ वेलफेयर, चलो ये भी गलत है। सी पेंशन, यस अर्पण इज रिलेटेड टू पेंशन, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे हिसाब से जो हमारा आंसर है वो पेंशन है। तो जो अर्पण है वो क्या है, अर्पण इज ए एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। ओके, एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं हम लास्ट, और 100 को देखते हैं। इसका जो है व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट फॉर डीआरएम टू फ्लोट अ टेंडर इन ए सिंगल इंस्टेंस। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो 4 लाख होना चाहिए, लेकिन अगर अभी बढ़ गया है और कोई करेक्शन आए हुए हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा था तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नियर एंड डियर को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगली वीडियो में हम हिंदी के साथ आएंगे और देखेंगे क्या है।